तो हेलो ब्रन, जैसा कि आज हैं हम एम्स दिल्ली में और हमारे साथ हैं महेश भाई, जिनको आप जानते भी होंगे, जिनका AIR 1 था। अब इसमें कुछ कहना नहीं है, सबका अपना सपना होता है यार। तो हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये कह देना चाहते हैं यार कि भाई भाई ने इतना इम्पोर्टेंट समय हमें दिया है अपना। तो सबसे पहले कुछ कहना वीडियो के बारे में या ना कहना जो भी हो, चाहे वीडियो देखना चाहे ना, लेकिन भाई के लिए थैंक यू लिख के ज़रूर जाना यार, क्योंकि भाई ने इतना इम्पोर्टेंट समय दिया। तो यार हमारे कहने का मकसद यही है कि इसे हम जो अपने नीट की जर्नी स्टार्ट किए थे 12th के बाद स्टार्ट किए थे। तो हमारे पास बहुत से ऐसे कमेंट आते, बहुत से लोग ऐसे पूछते यार कि हम 11th से स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि जो गांव वाले होते हैं यार उनके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है कैसे करें। अगर जो उन्हें स्ट्रेटजी पता हो, तरीका पता हो, तो वो कर ले जाते हैं। और कहीं ना कहीं एक ऐसे आदमी के साथ हमें अपनी जानकारी हो कि मतलब जो आदमी कोई काम कर चुका अच्छे जगह पे है, तो थोड़ा बिलीव होता है। तो आप अपने हिसाब से बताइए कि आप मतलब कब से नीट के बारे में सोचे कि मतलब हम नीट देंगे, फिर किस हिसाब से शुरू किया आपने तैयारी? सबसे बेस्ट टाइम तो मेरे हिसाब से नीट की जर्नी स्टार्ट करने का 10th के बाद ही है, क्योंकि 2 साल अगर आप कोचिंग में तैयारी करते हो तो 2 साल इनफ टाइम है, उसमें आप इजीली एक अच्छी रैंक क्रैक कर सकते हो। और 10th के बाद भी मेरा स्टार्टिंग से तो कोई प्लान नहीं था, इस वजह से मैं काफ़ी लेट भी हो गया था एडमिशन लेने में। हाँ। मतलब मैंने आई गेस जुलाई में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, और वैसे काफ़ी लेट है ये आपके टाइम के हिसाब से, क्योंकि हाँ। इस बार तो चलो रीनीट के कारण जनरली, वरना तो पेपर मई में ही हो जाता है। हाँ। तो ऐसे में 11th के बैच भी बनना चालू हो जाते हैं 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद से, अप्रैल से। हाँ। तो मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में था, क्योंकि मैं सही बताऊँ तो फील्ड डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मेरे अच्छा, को। मतलब कि हमें नीट करना है कि कुछ दूसरा करना है? हाँ, मतलब मेरे को ये श्योर ही नहीं था, लेकिन फिर लास्ट में सोचा कि ठीक है ट्राई हाँ। करके देखते हैं। तो फिर मैंने 11th में एडमिशन लिया था सीकर में, और फिर 2 साल प्रिपरेशन की थी। तो वो मतलब जैसे वहाँ पे एडमिशन लिए तो वहाँ पे आपकी क्या स्ट्रेटजी रही पढ़ने की, कैसे कैसे कितने आवर्स आप डेली पढ़ते थे लमसम? मतलब 11th 12th मैंने किया, लेकिन 12th के साथ मैं नीट का एग्ज़ाम दे नहीं पाया था, मेरी एज नहीं थी। तो फिर हाँ। मैंने 1 साल और तैयारी की थी। मतलब मेरे को 11th से ही पता था कि एक ड्रॉप ईयर मेरे को एक एक्स्ट्रा साल मिल जाएगा, हाँ। लेकिन उस चीज़ को कभी सोचा नहीं। मतलब दोनों साल यही सोच के तैयारी की कि मेरे को विद 12th ही एग्ज़ाम देना है। हाँ। तो उस वजह से 11th 12th में काफ़ी अच्छी तैयारी की थी। लगभग मैं डेली 6 to 7 आवर्स पढ़ता था, और 6 to 7 आवर्स की कोचिंग होती थी। हाँ। तो 2 साल तक बस कंसिस्टेंसी है एक चीज़ जिसको बनाए रखना ज़रूरी होता है। हाँ, मतलब अगर जो कंसिस्टेंसी के साथ हम पढ़ते रहें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा यार, सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम आती है लैंग्वेज का। मतलब बहुत लोग कहते हैं हम हिंदी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से, ये कितना ज़्यादा मैटर करता है? करता है काफ़ी हद तक, क्योंकि मैं भी शुरू से हिंदी मीडियम का स्टूडेंट ही रहा हूँ, तो मेरे को हाँ। भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी। सबसे ज़्यादा दिक्कत बायो में आती है, क्योंकि बायोलॉजी में क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो ठीक है, अगर आप पूरा हाँ। हिंदी में रख रहे हो तो आपको चल जाएगा। लेकिन बायो में दिक्कत ये रहती है कि कभी कभी ऐसा देखा गया कि नीट के पेपर में ही लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट में हाँ, वो और गलतियाँ कहीं ना होती कहीं हैं। बायोलॉजी मतलब इंग्लिश में इजी पड़ती है यार पढ़ने हाँ, में। इजी भी पड़ती है, उल्टा हिंदी के पेपर में करेक्शन भी होते हैं, उस वजह से हाँ। भी हाँ। ऐसा पहले हुआ है कि नंबर कटे हैं लोगों के। और एक चीज़ आप ये भी देख सकते हो कि आगे आप MBBS कॉलेज में आओगे तब भी आपको अगर हाँ, सिर्फ इंग्लिश तो हिंदी पढ़ना ही बेस्ड हो तो पड़ेगा आपको यार। काफ़ी दिक्कत आएगी। तो इससे बढ़िया आप अभी धीरे धीरे शिफ्ट हो जाओ। हाँ। और बेस्ट भी यही रहेगा। मेरा भी यही मानना है कि एक हिंदी में आप बायो का पेपर अटैम्प्ट करो और इंग्लिश में करो, तो इंग्लिश में आपको काफ़ी कम टाइम लगेगा। तो अभी से आप हो सके तो इंग्लिश में ही बायो पढ़ो। मेरे को ये चीज़ काफ़ी लेट रियलाइज़ हुई थी। पूरी 11th मैंने हिंदी में पढ़ी थी, हाँ। हाँ। देन रियलाइज की दिक्कत आ रही है कभी काफ़ी जगह पे। तो फिर हाँ। मैंने 12th में तब मैं हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट हो गया था। अच्छा, जैसे जब आपने कोचिंग ज्वाइन की तो जैसे जब टेस्ट देना शुरू किए तो कितने कितने मार्क्स लमसम आ रहे होंगे उस समय? कोचिंग में कितने रैंक्स आ रहे थे मतलब 11th ऑन एन स्टार्टिंग एवरेज? में मेरा स्कोर 620-25 के अराउंड, मतलब पहले टेस्ट में हाँ। 615 का स्कोर था शायद। हाँ। उसके बाद मतलब कोशिश हमेशा यही थी कि मेरा जो अगला स्कोर है वो मेरे पिछले स्कोर से ज़्यादा हो। हाँ। अपने आप को इस बेस पे जज मत करो कि बाकियों का कितना है, मेरी रैंक कितनी है, अपने आप को खुद से ही अच्छा, कंपेयर कभी ऐसा करो। हुआ कि मतलब स्कोर काफ़ी एक्सपेक्टेशन से लो चला है हो? मतलब 2 साल मतलब 3 साल प्रिपरेशन की थी, इतने हाँ। टेस्ट दिए थे, तो ऐसा होता ही था कि किसी टेस्ट में बहुत कम स्कोर आ गया, रैंक अच्छी नहीं आई। लेकिन ठीक है, मतलब अपनी गलतियों पे काम करो। हाँ, ठीक है, अगर मैं 2 साल अच्छे से मेहनत करूँगा तो अच्छी रैंक आ ही जाएगी। आ ही अगर जाएगी। एक टेस्ट में स्कोर कम आ गया या कम आ रहा है स्कोर, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप कंसिस्टेंट है तो। ठीक है। अच्छा, ये मतलब एक चैप्टर में कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए जाए ऑनर में, जैसे फिजिक्स में या केमिस्ट्री में? एक चैप्टर में मतलब टोटल जैसे मॉड्यूल में ही, अब जैसे मैं किसी भी चैप्टर की बात करूँ रैंडमली, तो कम से कम अगर ठीक ठाक चैप्टर है वो, तो उसके मॉड्यूल में ही मिल जाएंगे 200-250 क्वेश्चन। हाँ। ऐसे अगर आप पिछले 10-15 साल के नीट के PYQ करो तो वहाँ पे आपको हाँ, अच्छे 30-35 खासे। क्वेश्चन हाँ। मिल जाएंगे। और उसके अलावा आप JEE मेन के कर सकते हो, NCERT के कर सकते हो। तो आई गेस 400 से 500 क्वेश्चन तो पर चैप्टर करना ही एक चाहिए। एक बार में करना ज़रूरी नहीं है।
पर हाँ, ठीक डेली है, डेली करते रहे थोड़ा थोड़ा डेली अपना। करते रहो, या फिर उस चैप्टर का जब आप रिवीजन कर रहे हो कुछ क्वेश्चन तब कर लो, हाँ। पर 400-500 हो जाता अच्छा, जब ये नीट 2025 का पेपर दे रहे थे आप, तो मतलब उस समय क्या लगा था कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं, या कहीं, या उसके बाद जब आए थे देखो सिलेक्शन तो तय हो गया था हो जाएगा, लेकिन ये था कि मतलब AIR 1 आएगा। है। रैंक का तो नहीं डिसाइड था, क्योंकि एग्ज़ाम से बाहर निकला, मतलब मेरे को पता तो लग गया था कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरे पक्का गलत ही होंगे, 1-2 क्वेश्चन नहीं भी हुए थे, छोड़ भी दिए थे मैंने एग्ज़ाम में। हाँ तो और एक क्वेश्चन तो मतलब एग्ज़ाम से बाहर निकलते ही मेरे को रियलाइज़ हो गया कि मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी केमिस्ट्री में जो था, तो उससे ये तो पता लग गया था कि हाँ गलतियाँ तो हुई हैं, और ये भी था कि मैंने गलती किया तो किसी ने तो नहीं की होगी। हाँ तो ये था कि जब मैं कोचिंग में सर से मैंने डिस्कस किया कि जो अभी गैस आंसर की रिलीज़ हुई है उसके अकॉर्डिंग इतने बन रहे हैं, तो सर ने कहा अच्छी रैंक आ सकती है, पर 1 की तो ऑफ कोर्स नहीं थी उम्मीद लास्ट तक। ठीक अच्छा, है। जिसे जब जो टेस्ट सीरीज आप दे रहे थे उसके बाद जब नीट का पेपर आया तो उसमें बहुत डिफरेंस रहा होगा, तो नीट के पेपर देते समय क्या फीलिंग्स आई थी? मतलब ऐसा तो नहीं था, टेस्ट की लेवल तो नहीं था? हाँ वो तो है, लेकिन 2024 में काफ़ी इजी पेपर आया था। हाँ तो ऐसा एक्सपेक्टेड तो था कि 25 में कुछ डिफरेंट हो सकता हाँ, है, ये तो मतलब सही उतना है। इजी पेपर तो ऑफ कोर्स नहीं आना था। 650 कट ऑफ गई थी, तो मतलब काफ़ी सवाल उठे थे, तो उम्मीद हाँ थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। और मेरे पास वैसे भी 3 साल थे, तो मैंने तो तीसरे साल में जेईई मेन के क्वेश्चन भी किए थे, NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी किए थे, तो कहीं ना कहीं तैयार था मैं उस चीज़ के लिए, तो उसका मेरे को काफ़ी फ़ायदा मिला। तो भाई, आप जो कुछ भी था भाई ने सब कुछ बता दिया यार, तो भाई के लिए पर्सनल थैंक यू ज़रूर बोल के जाना यार, भाई ने इतना अच्छा समय दिया एम दिल्ली में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद यार।